बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स देखेंगे। उसमें जो है वो उसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे और फिर जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, जैसे जो है वो वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ टेंसर्स, तो फिर हमने उनके जो है वो देखा कि सम ऑफ टेंसर जो है वो अगेन इज़ अ टेंसर and we have shown that how the sum of tensor is a tensor. So similarly, if you have two tensors, say t and s, and a be an arbitrary vector, then ts and st, product of tensor, two tensors ts or st, that we can have two products ts and st. इनको हम कैसे डिफाइन करें? दीज आर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वी आर डिफाइनिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस इन दिस वे कि जब आपका ये प्रोडक्ट टी एस या एस टी एक्ट करता है किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर ए पे, तो ये हमें रिज़ल्ट मिलता है टी ऑफ एस ऑफ ए। जैसे जिनके सम में जो है वो हमने डिफ़ाइन किया था कि एस प्लस टी एक्ट्स ऑन ए gives us SA plus TA। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट जो है वो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, ये यानी कि किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर पे एक्ट करती है तो इट विल गिव दिस थिंग टी ऑफ एस ऑफ ए, और अगर एस टी एट ए हो तो एस ऑफ टी ऑफ ए। तो ये एस टी हो या टी एस हो, प्रोडक्ट दो टेंसर्स का, ये अगेन जो है वो टेंसर है। तो इसको वो टेंसर जो है वो शो करने के लिए कि हाउ इट इज़ अ टेंसर, यानी कि जो प्रोडक्ट है ये कैसे टेंसर है, वी हैव टू चेक टू प्रॉपर्टीज़, टू लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़, जो लीनियर होने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दो, वो चेक करेंगे। हमें पता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेंसर कब होती है, इफ़ दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी विल से दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ टेंसर। तो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ थी लीनियरिटी की। तो यहाँ पे भी अब हमने शो करना है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी एस प्रोडक्ट, शो करना है इट इज़ अ टेंसर। तो क्या करेंगे, इसको हमने शो करना है कि दिस इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। If it is linear transformation, then we will say that this transformation is a tensor। तो linear जो है वो इसको शो करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ये सम वाली कि सम पे एक्ट करे और सेपरेटली एक्ट करे, तो यानी कि फिर वो राइट और लेफ़्ट जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए कि when this product acts on the sum of any two arbitrary vectors a and b should be equal to the sum of the results of the product when this product acts on A and B separately। कि जब वो प्रोडक्ट जो है वो अलग-अलग एक्ट करेंगे, ए पे अलग एक्ट करेगा, बी पे अलग एक्ट करेगा, तो वो जो सम आएगा वो इस सम पे जब प्रोडक्ट एक्ट करेगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये कैसे इक्वल होगा, टी ऑफ एस एक्ट्स ऑन दिस सम ए प्लस बी, तो ये इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप जो है हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेशन यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टेंसर की, कि जो प्रोडक्ट ऑफ टेंसर है दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी आर डिफाइनिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वे। सो हेयर वी विल यूज़ this definition, t is a tensor, t is a transformation, s transformation, and this it would be equal to t of s of this,
एंड यहाँ पे एज वी नो दैट टी एंड एस दे बोथ आर टेंसर, सो वी कैन राइट दिस थिंग इज in this way, s of a plus s of b. तो अगेन जो है वो t लीनियर है, क्योंकि टेंसर है तो लीनियर है, तो ये s ऑफ ए एक और वेक्टर है, एस बी जो है वो एक और वेक्टर है, यानी कि जब s a पे एक्ट करता है तो वी हैव अनदर वेक्टर, एंड व्हेन s एक्ट्स ऑन b वी हैव, एंड देन आल्सो वी हैव अनदर वेक्टर. तो यहाँ पे भी वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है, तो ये t क्योंकि लीनियर है तो फिर इस पे वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, t ऑफ s ऑफ a प्लस t ऑफ s ऑफ b. तो अगेन हम यहाँ पे फिर डेफिनेशन यूज़ करेंगे, यानी यहाँ से ये स्टेप आया t की लीनियरिटी से, यहाँ से ये स्टेप आ रहा था दैट वी आर यूजिंग द s एज टेंसर, तो ये स्टेप आ गया. ये स्टेप कैसे आया, एयर वी आर यूजिंग t एज अ टेंसर, तो ये स्टेप आ गया. यहाँ से फिर ये स्टेप कैसे आएगा कि अगेन वी आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, ये जो ऊपर लिखी हुई है, यानी ये राइट आ गई तो लेफ्ट हम लिख देंगे दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस. तो ये जो हम शुरू में जो है वो कह रहे थे कि जो है वो सम पे एक्ट करे और अलग-अलग उनका सम वो एक्ट करने के बाद वो दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, राइट और लेफ़्ट. तो इस सूरत में जो पहली प्रॉपर्टी है जो है वो जो है फुलफ़िल हो जाती है. अब दूसरे में जो है वो स्केलर मल्टीपल होता है कि स्केलर मल्टीपल पे एक्ट करे या एक्ट करने के बाद उसका स्केलर मल्टीपल लिया जाए, तो दोनों चीज़ें जो है वो दोनों साइड्स जो है वो एक होनी सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने लिया है टी एस is acting on alpha a, it will give us by using the definition of our product of transformation, it would be equal to t of s of alpha a. again यहाँ पे हम यूज़ करेंगे s को जो है वो एज अ टेंसर, क्योंकि s एज अ टेंसर है तो दिस थिंग वुड बी इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे क्योंकि t एज अ टेंसर है तो वी कैन राइट दिस थिंग इन दिस वे that alpha will be come out from this, and we have t of s of a. S of a is a vector and t is acting on this vector and alpha is outside. तो ये किधर गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये इसको डेफिनेशन दोबारा लगा लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम. तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगी, तो इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फुलफिल कर गई, तो इट मीन्स दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर एंड दिस इज़ लीनियर, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ टेंसर. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो टू टेंसर्स है हमने शो कर दिया कि दिस इज़ अगेन अ टेंसर. तो चलें, टेंसर है तो वी मस्ट हैव इट्स कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स भी निकालने चाहिए हमें. अगर ये टेंसर है तो प्रोडक्ट, तो ये टेंसर तो कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका जो शुरू में किया था कि जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर लिखे थे तो वहाँ पे हमने जो है वो लिखा था टी आई जे इक्वल्स टू ई आई डॉट टी ई जे, कि टी जो है वो ई जे पे एक्ट कर रहा है तो उसका डॉट ई आई के साथ. तो सिमिलरली वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि वहाँ पे सिंपल टी था, यहाँ पे टी एस है. टेंसर कौन सा है, टी एस, तो आ जाएगा टी एस ए आई जे, एनी आई जेथ कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ई आई डॉट टी एस इज एक्टिंग ऑन ई जे. सो दिस वुड बी इक्वल टू by using the definition of this transformation t of s e j, and as s is a tensor, हमें पता है ये टेंसर है, तो ये जो जहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो पता नहीं वहाँ पे 5वां लेक्चर था या 6वां लेक्चर था जिसमें हमने ये जो कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो टी आई जे से पहले जो है टी ई जे लिखा होगा हमने, तो वहाँ से जो है वो ये चीज़ जो है वो इसकी इक्वल आती है, एस एम जे ई एम. तो जो 3 इक्वेशन लिखी थी ना, टी ई वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी थ्री इज इक्वल टू, उनकी जो कम्पैक्ट फॉर्म लिखी थी, दिस इज़ फ्रॉम देयर, दिस इज़ फ्रॉम देयर, कि ये जो एस ई जी है ये इसकी इक्वल है, ठीक है. और ये हमें पता था ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, दीज आर S11 S12 S13 लाइक दिस. तो क्योंकि जो है वो टी टेंसर है तो ये स्केलर जो है वो वी कैन टेक दिस
आउटसाइड, तो ये आएगा ei.tem। तो ये ei.tem फिर जो है वो अगर यूज़ करें जो है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म है, तो दिस कैन बी रिटन एज ei.tem इज इक्वल टू tim। तो ये आ गए जी आपके कंपोनेंट्स ts के। कैसे आ गया जी, SMJ_TIM। तो डी को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये TS के लिखे हुए हैं, अगर प्रोडक्ट ST हो तो फिर ये है। अब थोड़ा सा इसको ज़रा देखें, इसके कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं, TS के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बन रहे हैं। कि हमें प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स चाहिए, तो T के कंपोनेंट्स और S के कंपोनेंट्स आपको पता है, ठीक है। T11 T12 9 कंपोनेंट्स, S के भी इस तरह 9 कंपोनेंट्स। तो TS के कंपोनेंट्स कैसे, कोई i jth कंपोनेंट, कोई 1 1 1 2 1 3 कंपोनेंट कैसे लिखा हुआ है, T पहले है, S बाद में है, इधर इंडेक्स में I इंडेक्स पहले है सबस्क्रिप्ट में, और J बाद में है। अब राइट साइड पे देखिए, राइट साइड पे T लिखा, S को इधर लिखते हैं, T को पूरे उठा के इधर लिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नीचे इंडेक्सेस का फ़र्क पड़ता है। T इधर लिखा, अब T का जो पहला इंडेक्स है ना वो ये I है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे T पहले पे है और इधर पहला इंडेक्स I है, तो राइट साइड पे भी T का जो पहला इंडेक्स है वो I होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा इंडेक्स जो है वो J नहीं लिखना, कोई इंडेक्स लिख दें जिसको डमी एज अ डमी बनाना है हमने, जब S के साथ दोबारा उसको लिखेंगे। कोई M हमने लिख दिया, फिर S की बारी आ गई। अब ये जो डमी इधर M लिखा है ना, वो इधर S का पहला होगा, और क्योंकि इस प्रोडक्ट में देखें तो S सेकंड पोजीशन पे है और इंडेक्सेस में J इधर सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये है कि S का जो सेकंड इंडेक्स है वो J है, और पहला इंडेक्स और T का दूसरा इंडेक्स ये आपस में डमी बन रहे हैं। समझ आ रही बात की, यानी कि प्रोडक्ट में जो आपका टेंसर पहले होगा राइट साइड पे, उसका पहला इंडेक्स इधर का पहला इंडेक्स होगा, और जो टेंसर बाद में होगा उसका राइट साइड पे जो दूसरा इंडेक्स होगा ये दूसरा इंडेक्स होगा, उसका इधर राइट साइड पे दूसरा इंडेक्स होगा, उधर फिर जो MM आ जाएगा उसको डमी बन जाएगा। अब ये देखें, इधर S पहले है ना और पहले इधर I है, तो S का पहला इंडेक्स I और T बाद में है ना, और J इधर बाद में है, तो T का दूसरा इंडेक्स J और दरमियान में MM आ गया। ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। अगर इसमें SMI लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म है, TS और सिंपल ST। क्योंकि बेसिकली टू सेकेंड ऑर्डर टेंसर जो है, यहाँ पे जो टेंसर है वो बेसिकली करस्पॉन्ड्स करता है 3x3 की मैट्रिक्स को, तो सिंपली आप जो है वो इन प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं ना। T और S को मल्टीप्लाई करें तो उसके आ जाएंगे कंपोनेंट्स, आ जाएंगे TS के। तो इन जनरल हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते हैं। AB इज़ नॉट इक्वल टू B, तो दो मैट्रिक्स लेना, तो ये इन जनरल लिखा है TS नॉट इक्वल टू ST। TS निकालने ST ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। ये जो है ना यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक की गई है। 3 टेंसर हैं, ले लिए T, S एंड V, और पहले ले लिया T, आगे ब्रैकेट है SV पे, और एज अ होल दिस इज एक्टिंग ऑन एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर A। तो बाय डेफिनेशन क्या किया, T इधर आ गया और SV जो है वो एज अ टेंसर एक्ट कर रहा है, तो SV एक्ट करेगा A पे, तो T ऑफ SV ऑफ A, जैसे ये लिखा हुआ ना ऊपर जो डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन वो देखें ना, तो एग्जैक्टली वहाँ से ये लिखी है ये चीज़। तो मज़ीद इसको कैसे लिख सकते हैं, SV A पे एक्ट कर रहा है तो S ऑफ V ऑफ A, तो ये होगी पहली क्वेश्चन। यहाँ पे देखें ना, T अलग था और SV पे ब्रैकेट थी, अब TS ब्रैकेट लगा दी, V अलग कर दी है, तो डेफिनेशन लगाएं तो TS एक अलग है, V A पे एक्ट करेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर डेफिनेशन लगाएं दोबारा जो है वो V A एज अ वेक्टर काउंट करें और TS प्रोडक्ट है, तो T ऑफ S ऑफ V A। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 1 और 2 को कंपेयर करें तो लेफ़्ट राइट दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस थिंग इज़ इक्वल टू दिस।
तो ये यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करती है, टेंसर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। तो अगर ये इस तरह होल्ड करती है तो हम ये टी स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं, टी स्क्वायर टी 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 क्यूब कर सकते हैं, टी टी टी। तो हम ये T4 यानी कोई भी पावर जो है ना हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इंटेग्रल पावर पॉजिटिव जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सो ऑन फॉर इंटेग्रल पॉजिटिव पावर्स, यानी कि T5 T6 T9 जो भी निकालना है ना आपने उसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल जो है वो यू हैव दैट थिंग। अच्छा, आगे ये एग्जांपल है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। चार इसके जो है वो बल्कि पांच पार्ट्स हैं इसके। पहला है कि आर जो है वो है रोटेशन अबाउट x3 एक्सिस विद एन एंगल 90, तो फाइंड द मैट्रिक्स। तो ये आपको जो मैंने कल पिछले लेक्चर में एग्जांपल करवाई है ना, तो वहाँ पे सिंपल जो x3 के अबाउट करवाई है कि दैट व्हेन वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट x3 एक्सिस, तो थीटा जो है वो अब वहाँ पे 90 रखी ना तो ये चीज़ आ जाएगी। कोई इसमें ऐसी जो बात नहीं है, थीटा 90 रखेंगे ना ये एज इट इज़ होता है। तो ये होता है कॉस थीटा E1 प्लस साइन थीटा E2, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो पहले टर्म होगी 0, तो प्लस साइन 90 होगा 1, तो सिर्फ रहेगा E2। इसी तरह ये माइनस साइन 90 होगा तो -1, तो अगली टर्म जो है वो हो जाएगी 0, से को साइन थीटा ऑफ E2 है। तो तीसरा तो ये था। तो ये पहला पार्ट तो हो गया हल इसका 0 1 0 -1 0 0 0 0 1, ठीक हो गया जी। सेकेंड पार्ट में रोटेशन अबाउट x1 एक्सिस आ गई है। S1 है तो ये रहेगा सेम। तो यहाँ पे जो हमने लिखी थी ना, अब पता नहीं याद है कि नहीं याद आप लोगों को, कि अगर खैर इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, आपके सामने सारा कुछ लिखा होगा। तो उस पे जो हमने लिखी थी उसमें ये एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे E3 के साथ क्योंकि E1 वाली टर्म तो होगी नहीं, प्लस कोसाइन थीटा E2 होगा तो कोसाइन 90 0 हो जाएगा, तो साथ इधर आगे हो जाएगा जी आपका प्लस साइन थीटा जो है वो 90, साइन थीटा E3 साइन थीटा 90 हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, तो E3 रह जाएगा। तो इधर इसके साथ जब लिखते वक्त माइनस साइन थीटा पहले आता है E2, वो 90 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो E3 वाला जो है वो कोसाइन थीटा उसके साथ तो वो 0 हो जाएगा। तो उससे ये लिख लेंगे। ये होगा पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द टेंसर दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द रोटेशन ए देन बी। अब तीसरे और चौथे में सी और डी में जो है ना, अब वो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स निकलवाना चाहता है। दो आने आर और एस निकाल लिए ना आपने, ए और बी, ए में आर है और बी में जो है वो एस है। दो मैट्रिक्स निकाल लिए, जैसे इधर अब पीछे हम पढ़ रहे थे अभी, प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर एस टी और टी एस। तो यहाँ पे जो है वो एस नोटेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टी को आर कर दिया और एस को ऐसे ही छोड़ दिया, इस तरह ही समझ लें। तो कैसे लिखेंगे भला? उसमें सी में कहता है कि उस लिखी उस मैट्रिक्स का, उस प्रोडक्ट का मैट्रिक्स, देखिए ना, ए एंड इकट्ठी बात कर रहे हैं, रोटेशन ए देन बी, इसका मतलब वो ले रहा है प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट का मैट्रिक्स जो है वो लिखवाना चाहता है, लेकिन वो पहले कौन सा और बाद में कौन सा, यानी प्रोडक्ट में टी एस या एस टी दो थे ना, दो से हम दो प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, एस टी कर सकते हैं और टी एस कर सकते हैं ना। यहाँ पे आर एस है, तो या आर एस होगा और एस आर होगा दोनों। तो एक प्रोडक्ट पहले में सी में कहेगा, एक प्रोडक्ट डी में कहेगा। अब सी में कौन सा प्रोडक्ट वो कह रहा है ज़रा वो ध्यान से। अब वो क्या कहता है? फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द टेंसर दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द रोटेशन ए देन बी, यानी रोटेशन ए पहले हो फिर बी वाली हो, यानी कि पहले जो ए में रोटेशन है वो एक्ट करे, फिर जो बी में रोटेशन है वो एक्ट करे, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट क्या बनना है जी? ये बनना है
ए पहले ना, यानी आर पहले एक्ट कर रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उस पे एस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एस आर होगा, आर पहले फिर एस, क्योंकि जो राइट साइड पे होगा वो पहले एक्ट करेगा। तो जिसको वो कह रहा है ना पहले, यानी इसमें कह रहा है रोटेशन ए देन बी, यानी ए पहले फिर बी। तो ए में क्योंकि आर है ए पार्ट में, तो आर राइट पे होगा और एस लेफ्ट पे होगा, ये आ जाएगा। आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डी में उल्ट कहता है, ये डी में कहता है कि पहले जो है वो बी देन ए, यानी पहले इस वाला मैट्रिक्स फिर उस वाला मैट्रिक्स। तो बी में जब बी फर्स्ट देन ए, तो आपके पास जो है वो बी में क्योंकि एस है तो एस राइट साइड पे और आर जो है वो लेफ़्ट साइड पे। पहले एस एक्ट कर रहा है फिर आर एक्ट कर रहा है, जैसे उसने बताया ना, आर पहले एक्ट कर रहा है तो फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उस पर एस एक्ट कर रहा है। एस एट आर ए, आर पहले ए पे एक्ट कर रहा है किसी वेक्टर ए पे, उसके बाद पीछे फिर उसके एस एक्ट कर रहा है। इधर उल्टा है, पहले एस एक्ट कर रहा है फिर आर एक्ट कर रहा है। इधर अगर इस चीज़ को लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, आर ऑफ एस ऑफ ए इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और ये होगा डी पार्ट। तो उसने क्या किया, ए में एक लिखवाया है मैट्रिक्स, बी में फिर लिखवाया है मैट्रिक्स, फिर सी और डी में दोनों का प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट दो से दो ही प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, तो दोनों पूछे हैं बारी बारी। अब हो जाता है ई पार्ट पे। ई पार्ट में क्या कहेगा, ई पार्ट में जैसे वो एग्जांपल की थी ना पिछले लेक्चर में कि ये आपका टी है और ये आपका मैट्रिक्स ए वेक्टर ए है, तो टी जो आपका है वो ए को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि जब टी ए पे एक्ट करेगा तो व्हाट वुड बी द रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो ई में यही कहता है, ई में कहता है ये वेक्टर है, ठीक है, कंसिडर अ पॉइंट पी हुज इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर दिस, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स उसके ये हैं, तो उस ये वेक्टर बन जाएगा e1 प्लस e2, तो तीसरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आर ये इधर निकाला हुआ है ई में, ये लिखा है लेट आर बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी, लेट आर स्टार बी द, ये जो रिजल्ट लिखते हैं आर से डिनोट कर रहा है 110 जो मैं कह रहा हूँ e1 प्लस e2, ठीक है। अब ई में कहता क्या है, ई में कहता है कि ये वेक्टर है ना जी e1 प्लस e2, तो उसके जो है वो क्या कहता है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट आफ्टर द रोटेशन ऑफ पार्ट सी। तो इस पॉइंट की जो नई पोजीशन निकालें, इस पोजीशन की नई, इस पॉइंट की नई पोजीशन निकालें जब पार्ट सी एक्ट करे। जो पार्ट सी में है वो रिज़ल्ट, जब वो आपके पास रिज़ल्ट एक्ट करे, यूज़ करें वो रिज़ल्ट, तो फिर इसका जो न्यू पोजीशन क्या होगी इस पॉइंट की। तो पार्ट सी में आपने मैट्रिक्स उठाना है, कौन सा है, पार्ट सी का ये मैट्रिक्स है, सिंपली उसने इस आर पे एक्ट करना है, तो जो रिज़ल्ट आ जाएगा -1, ये नया आ जाएगा -1 -e1 प्लस e2, ये नया आ गया आपके पास। तो दूसरे से मैं कहता है फिर जब डी जो है वो यूज़ करें, जब रोटेशन मैट्रिक्स डी वाला यूज़ करें तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा। फिर डी में क्योंकि आर एस है तो आर एस ये है, तो ये करें तो ये आ जाएगा, तो ये नया रिज़ल्ट आ गया e2 प्लस e3। तो वही बात कि आर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो मैटर करता है कि देखें ना कि एक ही वेक्टर है उस पर जब आर एस एक्ट करता है तो ये रिज़ल्ट मिलता है, एस आर सॉरी, तो अगर आर एस एक्ट करता है तो ये रिज़ल्ट डिफरेंट रिज़ल्ट मिलते हैं। वही जैसे कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि ये जो है वो सेम हो, समटाइम्स हो भी जाते हैं पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन इन जनरल जो है वो एस आर कैन नॉट बी इक्वल टू आर एस, यानी कि दोनों को जब प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि कम्यूटेटिव जो है लॉ को होल्ड करे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसको सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।